क्या आपको कभी कोई ऐसी चीज़ गलत लगी है जो सोसाइटी की नज़र में सही हो? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम कुछ चीज़ों को बुरा समझते हैं और जो उसका उल्टा होता है उसे अच्छा समझते हैं? जब हम ऐसी चीज़ों पर सवाल उठाते हैं जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, तब कोई भी हमें सीधा या सही जवाब नहीं देता है। इस बुक में ऑथर फ्रेडरिक नीत्से ने सोसाइटी की वैल्यूज़ या मान्यताओं पर सवाल उठाने की कोशिश की है। उन्होंने इसमें हमारे हर कोर बिलीफ को लिया है और उसे एनालाइज किया है। नीत्से के काम की खासियत ये है कि ये हमें ट्रेडिशनल रूल से आगे बढ़कर सोचने के लिए बढ़ावा देता है। इस समरी में आप जानेंगे कि जिस फिलॉसफी का इस्तेमाल हम अभी करते हैं वो हमारे लिए कहाँ पर रुकावट बनती है। सोसाइटी जो बातें हमें सिखाती है, आप उसके पीछे की असली वजह को जानेंगे। हमें सच में महान क्या बनाता है, ये समझने के लिए नीत्से इंसानों की स्पिरिट को भी एक्सप्लोर करते हैं। आप इंडिविजुअलिटी, अथॉरिटी पर सवाल उठाना और सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद को ढूंढने के इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानेंगे। ये बहुत ही पावरफुल बुक है जिसने मॉडर्न फिलॉसफी पर बहुत असर डाला है। ये सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि एक सफ़र है। ये मोरालिटी, सोसाइटी और खुद को लेकर आपकी जो समझ है उसे चैलेंज करता है। इससे आपको जो नया नज़रिया मिलेगा उसका इस्तेमाल आप जिंदगी में अपना रास्ता ढूंढने के लिए कर सकते हैं। द फ्री स्पिरिट। इंसान दुनिया से उसके असली रूप में इंटरैक्ट नहीं करता है। जिंदगी एंजॉय करने के लिए हम इसे आसान बना देते हैं। जिस लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे द्वारा देखी गई चीज़ों के बारे में सही तरह से नहीं बताती है। ये हमारे आसपास की चीज़ों को लेकर हमारा इग्नोरेंस यानी अज्ञानता ही है जो लोगों को नॉलेज ढूंढने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन नॉलेज का मतलब अंडरस्टैंडिंग यानी समझ नहीं होता है। कई फिलोसोफर्स जिंदगी भर दुनिया के असली नेचर को ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। वे खुद को ट्रूथ यानी सच के रक्षक की तरह दिखाते हैं, पर सच जितनी गहरी बात का इंसानों द्वारा बचाव करने की जरूरत नहीं होती है। असल में सच जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। वो एक चीज़ जिसके बारे में हम श्योर हो सकते हैं वो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई चीज़ झूठ है या सच नहीं है। सोचकर देखिए कि कितनी बार आपके सेंसेस ने आपको गुमराह किया है या गलत चीज़ दिखाई है। आप सच को झूठ से अलग करने के लिए अपने माइंड पर भरोसा करते हैं, पर क्या होगा अगर थिंकिंग यानी सोचना ही झूठ हो? इसलिए आपको किसी के थॉट्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो शक करना बदतमीजी जैसा लगता है, पर फिलोसॉफिकल थिंकिंग सोसाइटी में रहने से अलग होता है। फिलोसोफर का काम ही होता है किसी भी चीज़ पर भरोसा न करना। ऐसा सोचना कि आपको सच पता है और फिर उसका बचाव करना आपको गुस्सा दिलाता है, डराता है और अकेला महसूस करवाता है। ऐसा ही बारूक स्पिनोज़ा और जियोडानो ब्रूनो जैसे ग्रेट थिंकर्स के साथ हुआ था। दुनिया को सिंपल तरीके से ऑब्जर्व करने से पता चलता है कि सिर्फ एक सच नहीं होता है। जैसे किसी गरीब इंसान के लिए जो खाना बहुत अच्छा और शानदार है, हो सकता है कि वो किसी अमीर इंसान को बिल्कुल बेकार लगता हो। ग्रीक फिलोसोफर के मॉरल्स और वैल्यूज़ को इंडियन थिंकर्स पाप की तरह देखते हैं। क्या आप किसी ऐसी बुक के बारे में सोच सकते हैं जो सभी लोगों को पसंद आई हो? पर अगर कुछ भी सच नहीं है तो सोसाइटी मोरालिटी को लेकर कैसे सहमत हुई? शुरुआती सभ्यताओं में किसी एक्शन को उसके होने के बाद मिलने वाले रिजल्ट के हिसाब से जज किया जाता था। जिन एक्शन या काम के रिजल्ट पॉजिटिव होते थे वे अच्छे माने जाते थे और जिनकी वजह से नेगेटिव असर होते थे वे काम बुरे कहलाते थे। फिर करीब 10,000 साल पहले अच्छाई और बुराई को लेकर हमारा नज़रिया बदल गया। अब हमने किसी एक्शन को उसके रिजल्ट के बजाय उसे करने के पीछे के इरादे के हिसाब से जज करना शुरू कर दिया। यानी आप बुरे तभी कहलाते थे जब आपके इरादे गलत होते थे। शायद मोरालिटी को देखने का ये तरीका भी लिमिटेड ही था, क्योंकि इसमें हमारे एक्शन का अनइंटेंशनल साइड यानी अनजाने में होने वाले साइड को अनदेखा कर दिया जाता था। हमारा अनकॉन्शियस मोटिवेशन यानी अनजाने में या बिना सोचे आने वाला मोटिवेशन अच्छाई और बुराई की असली वजह हो सकता है। क्या होगा अगर हमारे इरादे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के सिर्फ ऊपर ऊपर से आते हों? अगर ऐसा है तो हमारे थॉट सबकॉन्शियस माइंड के और अंदर जो चल रहा है उसका सिर्फ एक साइन भर है। हो सकता है कि हम इन साइंस को गलत समझ रहे हों। इस तरह हम देख सकते हैं कि जैसा हम जानते थे फिलॉसफी की एक लिमिट होती है। दुनिया में हमेशा फिलोसोफर्स के नए जनरेशन आते रहेंगे। वे सच को ढूंढने के पुराने रास्तों से अलग हटकर चलेंगे। हो सकता है कि वो सच को अपनी थ्योरीज के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि नए फिलोसोफर ये नहीं मानेंगे कि उनका सच बाकी सभी लोगों के लिए वैलिड है। उन हालातों को पहचानना जिनकी वजह से एक नया फिलोसोफर बनता है एक एक्साइटिंग स्टडी है। हम जानते हैं कि सच की खोज करने के लिए एक मजबूत कैरेक्टर की ज़रूरत होती है, इसलिए इस बात का बहुत कम चांस है कि कोई महान थिंकर खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी से निकल कर आएगा। शायद कठोर और होशियार एक फिलोसोफर की पर्सनैलिटी पर ज़्यादा सूट करता है। ये नए फिलोसोफर सच में आज़ाद मिजाज के होंगे। अच्छाई और बुराई को लेकर हमारा पुराना नज़रिया इन्हें रोक नहीं पाएगा, न ही वे सिर्फ एक सच को खोजने के स्टैंडर्ड गोल के पीछे
भागते रहेंगे। हमने अब तक जो पढ़ा है वो उस फिलॉसफी के लेवल से भी ऊंचा लेवल बनाएंगे। लेकिन उन्हें पास्ट के लोगों की तरह ना समझे जो खुद को फ्री स्पिरिट्स बताते थे। उन्हीं लोगों ने आज़ादी, डेमोक्रेसी और मॉडर्न आइडियाज़ के बारे में लिखा है। ये नकली आज़ाद लोग सोचते हैं कि सारी बुराइयां और परेशानियां सोसाइटी की गलती की वजह से है। उनकी फिलॉसफी का गोल सोसाइटी को ऐसा बनाना है कि उसमें सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। ऐसे फिलोसोफर्स हमारी हिस्ट्री को नज़रअंदाज कर देते हैं। मुश्किल वक्त में इंसान ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता है, यानी प्रोग्रेस करता है। हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में ही सबसे बड़े साइंटिफिक और स्पिरिचुअल ग्रोथ देखते हैं। नए फिलोसोफर को इंसानों की नेचर के इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझना होगा। ऐसी सोच रखने वाले ये नहीं बोलेंगे कि हमें परेशानियों से खुद को फ्री कर लेना चाहिए। वे इस बात को पहचानने में बहुत ध्यान रखते हैं कि इंसानों को किस चीज़ से दूर रहना चाहिए और किससे नहीं। ये अच्छाई और बुराई से आगे जाकर सोचने का सबसे ज़रूरी स्टेप है। रिलीजन यानी धर्म क्या है? क्रिश्चियन धर्म, जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग मानते हैं, कहता है कि धर्म का मतलब त्याग करना होता है। भगवान के नियमों को मानने के लिए लोग अपनी आज़ादी को त्याग देते हैं और अपने मन को नज़रअंदाज कर देते हैं। उनके लिए अहंकार जैसे नेचुरल इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। ऐसी पाबंदी बेशक इंसानों के लिए दर्दनाक होगी, पर ये रोक-टोक सिर्फ क्रिश्चियनिटी में ही नहीं है। सभी धर्मों में इन तीनों में से कम कोई एक पाबंदी ज़रूर है। वो अपने फॉलोअर्स से फास्ट यानी व्रत करने, अकेले समय बिताने या सेक्स ना करने के लिए कहते हैं। शुरुआत में इन 3 नियमों को बनाने की वजह साफ है। एक असभ्य सोसाइटी की पहचान बहुत ज़्यादा खाने, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी से की जाती थी। तो हो सकता है कि धर्म ने हमें सभ्य बनाने के लिए इन एक्शंस को लिमिट में करने के लिए ये तरीका बनाया हो। समय के साथ धर्म और भी ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि बड़े बड़े राजा और योद्धा भी संत महात्माओं के आगे सर झुकाते थे। लेकिन इतने बड़े लोग साधु संत का इतना सम्मान क्यों करते थे? राजाओं और योद्धाओं को लेकर कहा जाता था कि उन्हें खुद पर बहुत गर्व था और वे बहुत घमंडी भी होते थे। हालांकि धार्मिक लोगों को उनसे भी तारीफ मिलती थी। बड़े बड़े लोग धार्मिक जीवन जीने के लिए मन की अटूट शक्ति की बहुत इज्जत करते थे। इसके अलावा अमीर और पावरफुल लोगों को साधु संतों पर थोड़ा शक हुआ करता था। वो सोचते थे कि इतनी परेशानियों से गुजरने के लिए उन्हें ज़रूर बहुत बड़ा इनाम मिलता होगा। लोग सोचते थे कि एक संत का जीवन आम इंसानों के स्वभाव से बिल्कुल अलग होता है। उनका मानना था कि शायद साधु संत जीवन के बारे में कोई गहरा रहस्य जानते होंगे। राजाओं ने अपनी सत्ता और पावर को जायज़ ठहराने के लिए भी धर्म का इस्तेमाल किया। एक धर्म एक राजा या नेता और उसकी प्रजा को एकजुट कर सकता है। इसके अलावा कुछ ग्रुप्स ने सोसाइटी को बाहर के पॉलिटिक्स से बचाने के लिए भी धर्म का इस्तेमाल किया। भारत के ब्राह्मण इसका अच्छा एग्जाम्पल है। राज परिवार की परेशानियों से बचते हुए वे राजाओं के सलाहकार के रूप में पावर का इस्तेमाल करते थे। हालांकि आम आदमी को धर्म का सबसे बड़ा फायदा हुआ। भगवान ने उन्हें अपनी जिंदगी के हालातों में संतुष्ट रहने की काबिलियत या समझ दी है। सभी धर्मों का कहना है कि हर इंसान का इस दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। इस बात से एक आम इंसान ने अपनी परेशानियों का असली मतलब ढूंढना सीखा। इसी विश्वास ने धर्म को इतना ज़्यादा फैला दिया था। पर आज धर्म का धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। दिन पर दिन लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत एवोल्यूशन के साइंस से हुई, जिनसे प्रूव कर दिया कि हमें भगवान ने नहीं बनाया है। इसलिए लोग भगवान पर डाउट करने लगे कि वे हमारे पाप को कैसे जज कर सकते हैं। पर धर्म खत्म हो रहा है, फिर भी धार्मिक भावना अभी भी जिंदा है। धार्मिक भावना क्या होती है? ये किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए त्याग करना होता है। पुराने ज़माने में आदिवासी लोग अपने भगवान को खुश करने के लिए अपने करीबी लोगों की बलि दे देते थे। उनमें से कई पेरेंट्स को अपने पहले बच्चे को मार डालने के लिए कहते थे। पर फिर धर्मों में नैतिकता यानी मॉरल्स बढ़ने लगे और वे एक दूसरे के खिलाफ हिंसा करने से मना करने लगे। हम भगवान के आगे अपनी बुरी आदतों का त्याग करने लगे। घमंड और स्वार्थ जैसे इंसान के नेचुरल इमोशंस को पाप की तरह देखा जाने लगा। उन्हें प्रार्थना और मेडिटेशन से बदलने के लिए कहा गया। हालांकि धार्मिक भावना कभी सिर्फ त्याग से संतुष्ट नहीं होती है, इसे हमेशा और ज्यादा चाहिए होता है। अब तक हम उन सभी चीज़ों को त्याग चुके हैं जो इंसानों को धर्म के नाम पर मिलती है। तो धार्मिक भावना को संतुष्ट करने के लिए हमें अपने भगवान को भी त्यागना पड़ रहा है। नास्तिक होना धार्मिक भावना का ही एक और इफेक्ट है।
किस वजह से हम आखिर में इतना बड़ा बलिदान देते हैं? इसका जवाब हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में मिलेगा। भगवान की पूजा करने के लिए बहुत सारे खाली समय की ज़रूरत होती है। आप मेडिटेशन करने या प्रार्थना करने में कई घंटे बिता देते हैं। इसलिए एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो लगातार लोगों को बिजी रखती है, वो लोगों को भगवान से दूर कर रही है। ज्यादातर नास्तिक लोग धर्म के खिलाफ भी नहीं होते हैं, उन्हें बस सोसाइटी में इसका मकसद क्या है ये समझ नहीं आता है। अगर आप उनसे कहेंगे तो वे धार्मिक चीज़ों में हिस्सा भी ले लेंगे। ऐसे लोग अपने बिजनेस और परिवार के साथ जिंदगी बिताने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वो भगवान से दूर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पास भगवान के लिए वक्त ही नहीं होता है। हालांकि ध्यान रखें कि धर्म का खत्म होना ज़रूरी नहीं है कि बुरा ही हो। सभी धर्मों का पहला दोष है परेशान लोगों को लेकर उनका रवैया। ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जिंदगी में हार गए हैं, जैसे कि बीमार, गरीब या अनपढ़ लोग। ज्यादातर धर्म उन्हें बताते हैं कि उनकी परेशानी एक ऐसी चीज़ है जिसकी उन्हें कद्र करनी चाहिए। सोचिए कि क्रिश्चियनिटी के फैलने से यूरोप पर क्या असर हुआ। इसने कई यूरोपीय पावरफुल राज्यों को खत्म कर दिया और उनकी जगह नैतिक लेकिन कमज़ोर राजाओं को दे दी। यूरोप में इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से पीछे 2000 सालों में इंसान बस कमज़ोर होते गए हैं। आमतौर पर मोरालिटी का मतलब वो प्रिंसिपल्स हैं जो अच्छाई को बुराई से अलग करते हैं। हर सोसाइटी कुछ मॉरल्स के हिसाब से अपने नियम बनाती है, पर इंसान के लिए इतने ज़रूरी होने के बावजूद भी मॉरल्स के पीछे कोई साइंस नहीं है। फिलोसोफर्स का कहना है कि उनके मॉरल्स साइंस के हिसाब से और जांच परख कर बनाए गए हैं, पर उनके पैसे, स्टेटस और धर्म का इन मॉरल्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ज़्यादातर फिलोसोफर्स ने कभी मॉरल्स की हिस्ट्री या दूसरे देशों के मॉरल्स को पढ़ने की कोशिश नहीं की। इस वजह से कम जानने वाले इन फिलोसोफर्स को मोरालिटी की प्रॉब्लम कभी दिखी ही नहीं। उनका साइंस बस पुराने मॉरल्स को बताने का एक नया तरीका था। वे आस्था को बढ़ावा देने वाले लोग थे, ना कि साइंटिस्ट्स। कई फिलोसोफर्स ने अपने पर्सनल कारणों की वजह से मोरालिटी के नई स्टाइल बना दिए। इमैनुअल कैंट जैसे थिंकर्स चाहते थे कि अगर कोई दूसरा इंसान उनके आइडियाज़ को इस्तेमाल करे तो उसका अधिकार उनके पास रहे। फिलोसोफर्स इन मॉरल्स के इस्तेमाल से या तो खुद की बेइज्जती करवा सकते थे या फिर खुद की इज्जत बढ़ा सकते थे। उनमें से कुछ अपने दुश्मनों की बेइज्जती करने के लिए या उन्हें नीचा दिखाने के लिए अपने फिलॉसफीज का इस्तेमाल करते थे। इन चीज़ों से पता चलता है कि मोरालिटी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका है, न कि फैक्ट्स का। अपनी तमाम दिक्कतों के बावजूद भी मोरालिटी हमेशा से हमारी जिंदगी का हिस्सा रहा है। इसका मकसद किसी को भी पूरी तरह आज़ाद होने से रोकना है। पर इस वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि मोरालिटी किसी काम का नहीं है। ऐसा सोचने का मतलब होगा कि लोगों को वे जो चाहे वो करने देने के लिए आज़ाद छोड़ना सही है। हम ऐसे नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं? असल में पूरी तरह से आज़ाद होना गलत चीज़ है। सभी लोगों में से आर्टिस्ट्स सबसे फ्री थिंकर्स लग सकते हैं, पर उनमें से किसी एक से भी पूछ कर देखें कि आर्ट बनाते वक्त वे खुद को कितने लिमिट में रखते हैं। किसी एक फील्ड में पूरा फोकस लगाना और उस फील्ड से जुड़ी बातों को मानने वाले लोग ही महान बनते हैं। आज हम जिस कमाल के आर्ट, म्यूजिक और साइंस को एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए इस तरह की पाबंदी ज़रूरी है। मोरालिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक ये है कि हमें चीज़ों को अपने इंस्टिंक्ट या मन से करने को प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर किसी वजह से किए जाने को। क्या हमें वो काम करना चाहिए जो हमें करने का मन करता है, या फिर हमें हर फैसला रैशनली यानी सोच समझ कर लेना चाहिए? महान फिलोसोफर सोक्रेटिस ने इंस्टिंक्ट से ऊपर किसी रीज़न की वजह से किए जाने वाले काम को बेहतर बताया है। वे अक्सर एथेंस के लोगों का मजाक उड़ाते थे जो अपने एक्शन के पीछे की वजह नहीं बता पाते थे। पर सोक्रेटिस के स्टूडेंट प्लेटो ने अलग तरह से सोचा। उन्होंने कहा कि रीज़न और इंस्टिंक्ट दोनों एक ही गोल की तरफ काम करते हैं। तब से सभी फिलोसोफर्स अच्छाई और बुराई को समझने के लिए अपने इंट्यूशन यानी मन की सुनने लगे। क्रिश्चियनिटी में इस इंस्टिंक्ट को ही फेथ यानी आस्था कहते हैं। भले ही इंस्टिंक्ट या किसी रीज़न को यूज़ किया जाए, मोरालिटी में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसमें सभी के लिए एक जैसे रूल्स हैं। साधु संत कहते हैं कि हमें पैशन और इमोशंस को खुद से दूर रखना चाहिए। स्पिनोज़ा कहते हैं कि हमें हमारी फीलिंग्स को एनालाइज करना चाहिए और उन्हें दबा कर रखना चाहिए। पर इन रूल्स को फॉलो करने की एबिलिटी आपके विल पावर पर डिपेंड करती है। इसके अलावा मॉरल्स को कैसे फॉलो करना है, इसके लिए लोगों के पास अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। लोग अपनी फीलिंग्स को कैसे जताते हैं, इसे हम इससे समझ सकते हैं।
किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसके बारे में सभी को पता हो, जैसे कि प्यार। एक आदमी शायद ऐसा सोच सकता है कि कोई औरत उससे प्यार करती है क्योंकि वो उसके साथ सेक्स करने के लिए मान गई है। वहीं दूसरा इंसान का स्टैंडर्ड इससे ऊंचा हो सकता है। वो शायद एक औरत से उम्मीद रखता है कि अगर वो उससे प्यार करती है तो उसके लिए ऐशो आराम की चीजें छोड़ देगी। वहीं तीसरा आदमी और भी ज्यादा डिमांडिंग आदमी है, जो शायद उम्मीद रखता है कि एक औरत उसकी पर्सनैलिटी के हर साइड से प्यार करे। हो सकता है कि वो उम्मीद रखता हो कि उसकी पार्टनर जलन और गुस्से जैसे उसके नेगेटिव बिहेवियर को भी पसंद करे। इसलिए मॉरल रूल्स बनाते वक्त इंसानों को ध्यान रखना चाहिए, पर लोगों पर इस तरह से रोक लगाने से भी दिक्कतें आती हैं। किसी भी सोसाइटी में जो लोग रूल्स के हिसाब से चलते हैं वे मेजॉरिटी या ज्यादा होते हैं। जो अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों को लीड करते हैं वैसे लोग माइनॉरिटी या कम होते हैं। इंसान किसी भी चीज से ज्यादा रूल्स को मानते हैं। आज की दुनिया में सोसाइटी बस एक झुंड बनकर रह गई है। हालांकि रूल्स को मानने वाले लोग इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि असली लीडर्स कम होते जा रहे हैं। शायद वक्त के साथ कोई भी इंसान आज़ाद रहने या लीडर बनने के काबिल नहीं रहेगा। ऐसी सिचुएशन हम अभी यूरोप में देख सकते हैं। वहाँ के लीडर्स अपनी बेइज्जती होने से बचाने के लिए कहते हैं कि वे न्याय, कानून या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। वहीं वेस्टर्न सोसाइटीज झुंड की तरह हो गए हैं। उनका मानना है कि इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी अपनी कम्युनिटी की सेवा करना है। दया, विनम्रता और हमदर्दी को बहुत अहमियत दी जाती है। पर इस झुंड के पास कोई पैदाइशी लीडर नहीं है, इसलिए वे राज करने के लिए उस झुंड के ही कुछ पॉपुलर मेंबर्स को इकट्ठा करते हैं। ये वो नेता होते हैं जो पार्लियामेंट के जरिए राज करते हैं। पर सोसाइटी की सेवा करने की कोशिश में वेस्टर्न मोरालिटी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने साथी इंसानों से सिर्फ प्यार करने से प्रोग्रेस नहीं होती है। ये आपके पड़ोसी का डर ही होता है जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देता है। हिस्ट्री में एम्बिशन होना, चालाक होना और जांबाज होना जैसे गुणों की सोसाइटी में बहुत कदर की जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अपनी कम्युनिटी को दूसरों से बचाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। पर आज हम शांतिपूर्ण जिंदगी जीते हैं, अब ऐसे गुणों की ज़रूरत नहीं है, तो अब इन्हें गलत बताया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि सारी मोरालिटी का जड़ डर ही है। मान लीजिए कि कोई इंसान सक्सेस के बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच जाता है और बाकी सभी लोगों से आगे निकल जाता है। इससे कम्युनिटी के कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचती है, इसलिए जो चीज़ें आपको पावरफुल बनाती हैं उन्हें गलत समझा जाता है। जो गुण लोगों को एवरेज और रूल्स को मानने वाले बनाते हैं उन्हें अच्छे मॉरल्स की तरह देखा जाता है। पर इन नए वैल्यूज से सोसाइटी पर कभी पॉजिटिव असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जब ये क्रिमिनल्स के लिए भी काइंड और नर्म व्यवहार रखेंगे। वेस्टर्न देश अब चोरों को दी जाने वाली सजा को भी गलत समझते हैं। तो अब हमें एक झुंड की मोरालिटी का असली गोल पता चला है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई खतरा नहीं है और इसका नतीजा ये होगा कि उसमें किसी तरह का डर भी नहीं होगा। लेकिन अगर डर खत्म हो जाएगा तो उससे पैदा होने वाली मोरालिटी का भी अंत हो जाएगा। वर्च्यूज। वर्च्यू यानी सद्गुण या नैतिक गुण, जो सही है उसे करने और जो गलत है उससे बचने का गुण, एक ऐसी क्वालिटी है जिसे मॉरल या अच्छा माना जाता है। हमारे गुणों को ढूंढना और उन्हें फॉलो करना बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है। फिर भी मोरालिटी यानी गुणों की स्टडी के बारे में लिखी गई बातें बहुत बोरिंग है। और ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर मोरालिटी इंटरेस्टिंग होता तो ज़्यादा लोग इस पर समय बिताते। कोई भी एक आइडियल दुनिया के मॉरल्स के बारे में सोचने के लिए समय बर्बाद नहीं करेगा। मोरालिटी का मानना है कि जो चीज़ एक इंसान के लिए सही है वो बाकी लोगों के लिए भी उतना ही अच्छा है। पर ऐसे ये इस झूठ को मानती है कि सभी लोगों को एक जैसा बनाया गया है। हम सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग दूसरों से महान होते हैं, और जो लोग दूसरों से महान होते हैं उन्हें कॉमन मोरालिटी से चोट पहुंचती है। मॉरल जजमेंट का असली गोल है बदला लेना। ये एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल स्पिरिचुअली कमज़ोर लोग किसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले इंसान पर हमला करने के लिए करते हैं। ये कमज़ोर माइंड वाले लोग अपनी गलती छुपाने के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान का भी। कमज़ोर लोगों को धर्म सिर्फ एक बात की वजह से पसंद होता है, क्योंकि वो कहता है कि भगवान के सामने सभी इंसान एक बराबर हैं। यही लोग नास्तिक लोगों की सबसे ज़्यादा बुराई करते हैं। उन मॉरल फिलॉसफी के बारे में सोचिए जो इन कमज़ोर माइंड वाले लोगों ने बनाई है। उपयोगितावाद, उदारवाद, सुखवाद और निराशावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, यूडेमोनिज्म, हेडोनिज्म और पेसिमिज्म, इन सभी में एक कॉमन फीचर है। ये सुख और दुख को नापकर मॉरल वैल्यूज़ को जज करते हैं।
हर समझदार इंसान ये देख सकता है कि इस तरह से नापकर गुणों को जज नहीं किया जा सकता है। ये फिलॉसफीज उन लोगों की मदद करने पर ध्यान देते हैं जो कमज़ोर, बीमार या जिनकी किस्मत खराब है। इनका गोल इस बात का ध्यान रखना होता है कि कोई किसी परेशानी को ना झेल रहा हो। पर इंसानियत का क्या? क्या एक एक इंसान की खुशी के लिए हमें इंसानों की प्रोग्रेस का त्याग कर देना चाहिए? दुख के खत्म हो जाने से इंसानों के आगे बढ़ने पर लिमिट लग जाएगा। मुश्किल समय हमें स्ट्रिक्ट तरीके से डिसिप्लिन रखने के लिए मजबूर करता है, और यही डिसिप्लिन इंसान के बड़े बड़े अचीवमेंट्स के लिए जिम्मेदार है। दर्द से गुजरने से ही हमें ताकत मिलती है, डर का सामना करने से ही हिम्मत आती है, किसी चीज़ के ना होने की वजह से ही इनोवेशन होते हैं। वो गुण जिनकी हम कद्र करते हैं, वे हमारी परेशानियों का सामना करने की वजह से ही बने होते हैं। इंसान बाकी सभी जानवरों से अलग होते हैं क्योंकि हमारे दो साइड होते हैं। एक है क्रीचर यानी प्राणी जो एनवायरनमेंट में रहता है और बंदर से बिल्कुल भी अलग नहीं होता, पर इंसानों के अंदर क्रिएटर भी होता है। मॉरल फिलोसोफर प्राणी पर दया करके अपनी थ्योरीज देते हैं, लेकिन वे उस क्रिएटर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते जो परेशानियों के दौर में ही आगे बढ़ता है। कोई भी प्राणी या जानवर सुख दुख महसूस कर सकता है, लेकिन इंसान होने के नाते हमें उससे कुछ ज्यादा करने की तरफ काम करना चाहिए। शायद हम यहाँ तक भी कह सकते हैं कि इंसान की परेशानियां और बढ़नी चाहिए। सभी कल्चर को सबसे ज्यादा खुशी क्रूरता करके मिलती है। प्राचीन रोमन लोगों के लिए इसका मतलब था तलवारबाजों को मरने तक लड़वाना। क्रिश्चियन के लिए इसका मतलब जीसस को सूली पर चढ़ाना था। वर्किंग क्लास का सबसे बड़ा सपना है एक रेवोल्यूशन में उसके लीडर्स को जड़ से उखाड़ फेंकना। पर इंसान सिर्फ दूसरों पर अत्याचार करके ही खुश नहीं होते हैं, हम खुद अपने लिए भी परेशानियां चाहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे धार्मिक कारणों के लिए लोग अपनी इच्छाओं को खत्म कर देते हैं। मॉरल फिलोसोफर दूसरों को गुण सिखाने की कोशिश करते हैं, पर यह बेतुका है क्योंकि कुछ सिखाकर लोगों को एक लिमिट तक ही बदला जा सकता है। कुछ गुण इंसान का बेसिक नेचर होते हैं। यही कारण है कि कुछ आइडियाज आपको सही लगते हैं लेकिन वो दूसरों को सही नहीं लगते हैं। इसलिए आपको उन्हीं गुणों की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो आपको समझ में आते हैं। इन मॉरल्स को ढूंढने के लिए ईमानदारी से खुद के अंदर झांके। हो सकता है कि सोसाइटी आपको गलत समझती हो। आप शायद सोचते होंगे कि आपके गुण सही नहीं हैं। इन नीचा दिखाने वाली बातों को अनदेखा करें। सभी भगवानों को कभी न कभी शैतान समझा गया है। सभ्यताएं जितनी सही होती हैं उससे कहीं ज्यादा गलत होती हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती ये मानना है कि सभी गुण सभी लोगों के लिए समान रूप से जरूरी हैं। लेकिन जो बात एक इंसान के लिए सही है वो बाकी लोगों के लिए गलत भी हो सकती है। विनम्रता जैसे गुण के बारे में सोचिए। एक मॉरल फिलोसोफर सोचेगा कि जो इंसान विनम्र होता है वो कभी गलत नहीं होगा। पर क्या होगा अगर उस इंसान का जन्म एक महान लीडर बनने के लिए हुआ हो? क्या होगा अगर उसे सिर झुकाना और ऊंचा स्टैंडर्ड ना रखना सिखाया जाए? बेशक ये एक बहुत अच्छे गुण को बर्बाद करना होगा। इसलिए ऐसा कहना गलत होगा कि हर मॉरल सभी लोगों के लिए सही होता है। वॉट इज नोबल? एक ऐसी सोसाइटी में इंसान आगे नहीं बढ़ सकते हैं जहां पर सभी बराबर हों। ऐसा कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए जिसके हिसाब से लोगों को रैंक दी जाए। कोई एक क्लास ऐसा होना चाहिए जो राज करता हो और बाकियों को आदेश देता हो और रास्ता दिखाता हो। जो ग्रुप ऊंचे लेवल पर हो उसे वर्किंग क्लास को कंट्रोल में रखना चाहिए और उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अलग अलग क्लास होने की वजह से ही लोग अपने माइंड को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर होते हैं। रूलिंग क्लास यानी जो क्लास राज करता है उसके लोग कॉमन लोगों से फिजिकली मिलने से बचते हैं। इसी तरह वो अपने आप को मेंटली आम पब्लिक से ऊपर रखना चाहते हैं। पर ये रूलिंग क्लास बना कैसे? हमें इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि इंसान बड़ा ही निर्दयी जीव है। हायर क्लास के लोग दूसरों का शोषण किए बिना या उन्हें दबाए बिना अस्तित्व में नहीं आ सकते हैं। हर महान कल्चर ने बेरहमी से अपने कमज़ोर साथियों की हत्या की है। यहाँ बताए गए रूलिंग क्लास को देश का प्रेसिडेंट ना समझे। ऐसे लीडर्स लोगों की सेवा करने के लिए होते हैं। एक सच्चे रूलिंग क्लास का कोई भी क्लियर बताया गया काम नहीं होता है। उनका मानना होता है कि सोसाइटी उनके लिए बनी है, इसलिए अगर पब्लिक उनके लिए कोई बलिदान दे तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होता है। और अगर हम ध्यान से सोचें तो सोसाइटी को ऐसे ही बनाना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी लोग महान बन जाएं। इसलिए इंसान की कम्युनिटीज़ को हम सभी में से कुछ स्पेशल लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बस फाउंडेशन की तरह काम करना चाहिए। फिर जो मॉरल्स आमतौर पर सोसाइटी के लिए होते हैं उन्हें हायर क्लास के लोग नज़रअंदाज कर देते हैं।
हिंसा और अत्याचार जैसी चीज़ों के बारे में सोचिए। ये तो साफ है कि इन्हें कभी हमारे बराबर के लोगों के ऊपर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये कहना कि ये चीज़ें गलत हैं और इनसे बचना चाहिए, तो इस बात का कोई मतलब नहीं होगा। ये बात जीवन के बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। जीवन पूरी तरह से चोरी, हिंसा और ताकतवर लोगों के कमज़ोर लोगों को दबाकर रखने के बारे में ही तो है। हम इन सभी को नेगेटिव चीज़ों की तरह देखते हैं, पर असल में ये सिर्फ फैक्ट्स हैं। मान लीजिए कि एक सोसाइटी है जिसमें सभी लोग बराबर हैं और कोई भी एक दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं करता है। इस कम्युनिटी को जिंदा रहने के लिए दूसरे ग्रुप पर हावी होना होगा। इसका मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी भी जिंदा चीज़ के लिए फंडामेंटल गुण है। लेकिन मोरालिटी का जन्म भी सोसाइटी में अलग अलग क्लास की वजह से हुआ है। इसे दो फील्ड्स में बांटा जा सकता है, मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी। आमतौर पर क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये तय करने के दो तरीके हैं। सोचने के ये तरीके इस बात के हिसाब से इवॉल्व होते हैं कि सोचने वाला रूलर यानी राज करने वाला है या वो है जिस पर राज किया जा रहा है। मास्टर मोरालिटी इंसान के कुछ व्यवहार को अच्छा समझती है। यहाँ पर अच्छे और बुरे की जगह नोबल यानी नेक या शरीफ और बदनाम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ज़्यादा सही होगा। जिन चीज़ों को वे नेक मानते हैं वो ईमानदारी और हिम्मत जैसे वैल्यूज़ हैं। मास्टर मोरालिटी अपने स्टैंडर्ड्स को इंसान पर लागू करती है, ना कि हमारे एक्शन पर। मास्टर मोरालिटी को परंपरा और बड़ों की इज्जत करने के लिए भी जाना जाता है। ये साफ साफ मॉडर्न थिंकिंग के खिलाफ है, जो प्रोग्रेस और फ्यूचर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। पर मास्टर मोरालिटी का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा ये है कि इसमें सिर्फ अपने बराबर के लोगों को वैल्यू दी जाती है, जिसका मतलब है कि आप अपने से कम रैंक वाले किसी इंसान के साथ जैसा चाहें वैसे व्यवहार कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्लेव मोरालिटी का जन्म उस तरह के माइंड से होता है जिन्हें कंट्रोल किया जाता है और जो आज़ाद नहीं होते हैं। ऐसे लोग राजाओं के बताए गए किसी भी अच्छे चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। स्लेव मोरालिटी का कहना है कि अमीर लोग असली खुशी के बारे में नहीं जानते हैं। इस तरह की मॉरल थिंकिंग में हमें पता चलता है कि बुराई अच्छाई का उल्टा है। गुलामों का मानना है कि जिसके पास पावर होता है वो नेचुरली बुरे होते ही है। वर्कर्स के अपने मालिक के पावर से डरने की वजह से ऐसी सोच बनी है। स्लेव मोरालिटी में सिर्फ ऐसे बिहेवियर की कद्र की जाती है जो दुख को झेलना आसान बना देते हैं। इन फिलोसोफर्स के लिए दया, काइंडनेस, हमदर्दी और दरियादिली सबसे ऊंचे गुण होते हैं। वे मेहनत, सब्र और मोटिवेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। पर स्लेव और मास्टर मोरालिटी में साफ साफ आज़ादी का अंतर होता है। राजाओं का मानना होता है कि परंपराओं से बंधे रहना अच्छी चीज़ है, पर स्लेव मोरालिटी आज़ादी चाहती है और इसे ही असली खुशी की तरह देखती है। गुणों को लेकर हमारा मॉडर्न डेफिनेशन मास्टर और स्लेव मोरालिटी को मिलाकर बनता है, पर कई सोसाइटीज़ में गुण ज़रूरतों के हिसाब से बनते हैं। मान लीजिए कि एक कम्युनिटी मुश्किल समय से गुजर रही है। उसके गुण वो क्वालिटीज़ होंगे जो उसके मेंबर्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए होंगे। इन क्वालिटीज़ को अच्छे से सिखाए जाने का ध्यान रखने के लिए सोसाइटी सख्त कदम उठाती है। पर धीरे धीरे मुश्किल वक्त बीत जाता है। अब उन गुणों को इतनी सख्ती से डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती है। सोसाइटी सभी को ज़्यादा आज़ादी देने लगती है और इसी आज़ादी की वजह से ही लोगों में फ़र्क पैदा होता है। कुछ लोग ज़्यादा बुरे और बेईमान बन जाते हैं, वहीं कुछ लोग पुराने गुणों से आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा ऊंचे स्टैंडर्ड तक पहुंचना चाहते हैं। ये नेक लोग खुद को सभी लोगों से ऊपर रखते हैं। उनका मानना होता है कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का बलिदान देना सही है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि वे घमंडी और मतलबी हैं, पर धीरे धीरे ये नेक लोग सोसाइटी में अपने बराबर के लोगों को पहचान लेते हैं। फिर ये मान लेते हैं कि दूसरों को भी उतने ही हक मिलने चाहिए। पर एक इंसान को अपने बराबर के लोग कैसे मिलते हैं? इसका सबसे आसान तरीका है बातचीत करके। शब्दों का फिक्स्ड मतलब होता है। हालांकि हम जानते हैं कि वे कॉन्सेप्ट को हमेशा पूरे सही तरीके से नहीं समझाते हैं। हम शब्दों का इस्तेमाल करके तभी बात कर सकते हैं जब उनका हमारे माइंड में एक ही मतलब हो। इसी वजह से एक देश के लोग एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। एक फॉरेनर जो उनकी भाषा बोलता है, उसे उनके जैसा सेम एक्सपीरियंस नहीं होता है। एक जैसे हालात में साथ रहने से एक ग्रुप के लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इंसानी रिश्ते के लिए ये अंडरस्टैंडिंग यानी समझ बहुत ज़रूरी है। कितनी बार लोग इस बात को गलत समझते हैं कि कोई उन्हें पसंद करता है या नहीं।
दो पार्टी एक ही बात का अलग अलग मतलब निकालती हैं। ऐसा कंफ्यूजन खतरे के समय में नहीं रह सकता है। इसी वजह से जो सोसाइटीज एक कॉमन मुसीबत का सामना कर रही होती हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं। पर अगर बातचीत करने के लिए आपको कॉमन वैल्यूज की जरूरत होती है, तो उन लोगों का क्या जो सबसे अलग होते हैं? ज्यादा चांसेस हैं कि वे अकेले और सबसे अलग थलग रहेंगे। इसलिए सोसाइटी लोगों को नॉर्मल बनकर रहने के लिए बढ़ावा देती है। जो लोग ज्यादा नॉर्मल होंगे, वे ज्यादा रिश्ते बना पाएंगे और ज्यादा सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे। पर क्या सभी इंसान को एक जैसा बनाने से मानव जाति महान बन जाएगी? असल में एक नेक इंसान का दुख और अकेलापन ही वो चीज होता है जो उसे बाकियों से ऊपर उठा देता है। पर ऐसे महान लोग नहीं चाहते कि लोग उन्हें दया की नज़र से देखें, इसलिए वे अपनी परेशानियों को दुनिया से छिपाकर रखने के लिए मास्क पहन लेते हैं। आमतौर पर वे खुश रहने का नाटक करते हैं। वे अपना दुख जाहिर करने के बजाय चाहते हैं कि लोग उन्हें बहुत खुश रहने वाला इंसान समझे। महान थिंकर्स चाहते हैं कि उनके आसपास के लोग उन्हें गलत ही समझें, क्योंकि अगर वे उन्हें समझ लेंगे तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने बराबर का कोई इंसान मिल गया है। इसका मतलब ये होगा कि उनकी बुद्धि और दुख बराबर है। हो सकता है कि एक नेक इंसान को गलत समझे जाने से बुरा लगे, पर अगर कोई उन्हें समझेगा तो उन्हें अपने साथी के प्रति हमदर्दी के कारण दिल से बुरा लगेगा।